हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी अंतिम प्रहार सीरीज के तीसरे तीर पर आ चुके हैं, यानी तीसरी क्लास पर आ चुके हैं। मेरा अनुमान है कि आपको पिछली दोनों क्लासेस में बहुत आनंद आया होगा। अब तक आपको ये भरोसा हो गया होगा, अब तक आपको ये पूरा विश्वास हो गया होगा कि जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं बहुत रेलेवेंट है, बहुत डायरेक्ट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बस सीधे 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 बता के निकल जा रहे हो, बिल्कुल नहीं है। हर एक टॉपिक जो हमें रिलेवेंट लगता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यू बेस्ड है, जिसके आने की पूरी संभावना है, उसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे उसे रिवीजन करना है, चाहे उसे पहली बार पढ़ना है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करिए, ऐसे ही अपना प्यार इसे देते रहिए, आगे बढ़ाइए। आपको एग्जाम के दिन हर एक क्वेश्चन का संबंध इस सीरीज से देखने को मिलेगा, मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे तीर को लॉन्च करते हैं। अंतिम प्रहार सीरीज के तीसरे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। दोस्तों, मैग्नेट क्या होती है? हर वो सब्सटेंस जो किसी भी अदर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर किसी अदर सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करे, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट। आयरन, कोबाल्ट, निकल ही क्यों? सर, एक तो ये मेटल है, ठीक बात। तो क्या सारे ही मेटल को अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट? नहीं। जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तब हम समझेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ऐसी कोई बात होती है, उनके फाइनल शेल के अंदर कुछ ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसी बेस पे मैग्नेटिक मटेरियल तीन तरह के होते हैं। वो बात की बात है। अभी आपको बस इतना समझना है कि कोई मैग्नेट जो किसी सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करे, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस जो कि आयरन, कोबाल्ट या निकल का बना है, अगर उसे अट्रैक्ट करती है, उस सब्सटेंस को ही हम क्या कह देते हैं? मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट कितने तरह की होती है? सर, अलग अलग तरह की होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी, जैसे सोलेनोइड से भी आप एक मैग्नेट बना सकते हो, जैसे बार मैग्नेट हो गई, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक निडल, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो ये अलग अलग चीजें जो है, ये सब क्या है? मैग्नेट्स हैं। ठीक है साहब। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है? अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है हम मैग्नेट का करेंगे एज ए बार मैग्नेट। तो अभी मैं मान लेता हूं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं हम एज ए बार मैग्नेट। तो मैंने माना कि ये एक मैग्नेट है, इसका नाम मैंने बोला बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में जो चीजें हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया। ठीक बात, बहुत बढ़िया सर। क्या करेंगे? बार मैग्नेट मतलब एक बार के टुकड़े की तरह है। अब होगा क्या इसके अंदर? सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि दो पोल हैं। एक पोल को आप बोलते हो नॉर्थ पोल, एक पोल को आप बोलते हो साउथ पोल। अगर मैं एक ऐसी ही मैग्नेट लेके आऊंगा, बार मैग्नेट सिमिलर ही, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, मान लो मैं नॉर्थ पोल रख देता हूं या साउथ पोल रख देता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया। मान लो मैं एक ऐसी मैग्नेट लेके आता हूँ, इधर रहता है साउथ पोल, इधर रहता है नॉर्थ पोल, इधर रहता है साउथ पोल, इधर रहता है नॉर्थ। तो सिर्फ इस केस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी दो अपोजिट पोल मैग्नेट के क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात तो ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते हो, मान लो आपने एक मैग्नेट ली, या आपने एक मैग्नेट ली, इस मैग्नेट को आपने धागे से बांध दिया, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। जैसे ही आपने किसी मैग्नेट को, ये आप ये समझ लो, ये एक थ्रेड है, क्या है? तो इस थ्रेड की मदद से आपने क्या करा? उसको फ्रीली हैंग किया। जैसे ही आप उसको फ्रीली हैंग करोगे, वो मैग्नेट खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर लेगी। अलाइन कर लेगी मतलब उसका एक सिरा नॉर्थ बता रहा होगा और दूसरा सिरा साउथ बता रहा होगा। तो आप किसी भी मैग्नेट को ऐसे लटका कर देख सकते हो, खास करके बार मैग्नेट को, कि किस डायरेक्शन में वो अलाइन हुए। जिस डायरेक्शन में भी वो अलाइन होगी, उसमें से एक डायरेक्शन नॉर्थ होगी और एक डायरेक्शन क्या होगी? साउथ। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट खुद को अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जब भी उसको हैंग किया जाता है। ठीक बात, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है हमारे साहब, बढ़िया पढ़ाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है भाई साहब। अब हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक निडल क्या होती है। मैग्नेटिक निडल आपने देखा होगा, कंपास। कंपास आपने अंदर देखा होगा, तो उस कंपास के अंदर ऐसा गोला होता है जो आपको दिख रहा है भाई, मस्त तरीके से। चार डायरेक्शन होती है अलग अलग। अब मैग्नेटिक निडल जो होती है वो क्या करती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है। अरे साहब, मैग्नेटिक फील्ड क्या, पहले तो बताओ। तो सुनो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखी, क्या रखी मैंने? बार मैग्नेट। तो मुझे देखने को मिलेगा कि उस बार मैग्नेट के अंदर या फिर मुझे देखने को मिलेगा कि ये बार मैग्नेट शायद यहाँ पड़े किसी चीज को अपने पास खींच ले, शायद यहाँ पड़े किसी चीज को अपने पास खींच ले, पर शायद यहाँ पड़े किसी चीज को अपने पास नहीं खींच पाए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या? मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो स्पेस जहां तक किसी मैग्नेट का दबदबा है,
किसी मैग्नेट का जो क्षेत्र है कि यह हमारा बाहुबली, ये वाला क्षेत्र हमारा है, तो जो बाहुबली का क्षेत्र है जहां तक उस मैग्नेट का दबदबा है, उस क्षेत्र को ही हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। समझ में आया? तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो क्षेत्र है जहां जहां तक ये आ रहा है, यही क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र हो गया। तो हमने क्या बोला कि वो क्षेत्र जहां तक किसी भी मैग्नेट का दबदबा होगा उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप किसी कंपास को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आओगे, तो आपकी कंपास की जो निडल है वो जोर जोर से डिफ्लेक्ट करने लग जाए। अगर वो डिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब आसपास क्या प्रेजेंट है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अगर यह भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, तो जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा, तो ये जो निडल है, जिस तरह से मैग्नेट को फ्रीली हैंग करने पर मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो रही थी, वैसे ये निडल भी खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर खुद को अलाइन कर लेगी। तो मैग्नेटिक कंपास का रोल क्या, पहला तो ये कि मैग्नेटिक कंपास आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को जस्टिफाई करती है कि वो आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। दूसरा रोल मैग्नेटिक कंपास का ये कि वो ये डिटेक्ट करती है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चूंकि अलाइन हो जाएगी तो आप पता लगा लोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सा। और दूसरी चीज, आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, ये उसमें प्रेजेंट डिफ्लेक्शन के बेसिस पे आप बता सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, किसी भी मैग्नेट के आसपास का जो दबदबा वाला क्षेत्र है उसी को आप क्या बोल देते हो, मैग्नेटिक। ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हो। अब सबसे पहले आप एक बात समझो, तीन चीजें आपको मैग्नेट के अंदर समझनी होगी, तीन चीजें आपको मैग्नेट के अंदर समझनी होगी, जो कि तीन अलग अलग मैग्नेट हैं। सबसे पहली जो चीज आपको समझनी होगी वो ये होगी कि दोस्त, कभी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को देखोगे ना, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल तीन फॉर्म में आपको दिखेगा। या तो वो मैग्नेटिक मटेरियल एक बार मैग्नेट के फॉर्म में आपको दिख जाएगा, या वो मैग्नेटिक मटेरियल एक सोलेनोइड के फॉर्म में आपको दिख जाएगा, या वो मैग्नेटिक मटेरियल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिख जाएगा। ये तीनों को पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। तो वो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होती है ये समझते हैं। ठीक है भाई साहब, देखते हैं एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि ये एक क्या है, ये एक मैग्नेट है। कौन सी मैग्नेट है सर, ये एक बार मैग्नेट है। इसका एक पोल मान लो नॉर्थ, इसका एक पोल मान लो साउथ। तो इस मैग्नेट के क्षेत्र से कुछ ना कुछ फील्ड निकल रही होगी जो ऐसे जाएगी और ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये जो रेज आ रही होगी ये वापस ऐसे भी जाएगी, वापस ऐसे भी जाएगी, वापस ऐसे। क्या एक ही जा रही होगी, नहीं बहुत सारी जा रही होगी, सारी जा रही होगी। ठीक बात, ठीक, इसकी बात कर ली अपन ने, एक बार मैग्नेट। अच्छा, तो यहां से क्या निकल के सामने आया, यहां से ये निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर इनसाइड किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ से कहां जा रही, मैग्नेट के आउटसाइड कहां जा रही, आउटसाइड जा रही नॉर्थ से। तो भैया, भैया हटो, बहुत बढ़िया। आउटसाइड कहां जा रही, नॉर्थ से जा रही साउथ। समझ में आया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। क्या बना रही है मैग्नेट, ये क्लोज लूप बना रही है, क्लोज्ड लूप्स क्रिएट कर रही है। देखो ना, ये एक क्लोज लूप हो, ये डायरेक्शन। ठीक है, क्या इनर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होगी, तो इनर साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, हर पॉइंट पे आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड इस बात पे डिसाइड करेगी कि कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है। ये जो एक एक लाइन जा रही है ना, इसको आप बोल देते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हर एक लाइन को आप क्या बोल देते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और जो बन रहा है, क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है भाई साहब, अगर मैं आपसे कह दूं, मुझे बताओ पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और किस तरह से होगी। तो हमको देखने को मिल रहा है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 किसी मैग्नेट के अंदर ही है, इसलिए हम इस बेस पे कह देंगे कि 1 और 2 पे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सेम। क्यों होगी सेम, क्योंकि किसी भी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, जैसी। हर हर पॉइंट पे कैसी मिलेगी, एक जैसी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ लाइन है। तो हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लाइन्स, डिपेंड ऑन नंबर एंड डेंसिटी ऑफ लाइन, नंबर एंड डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन। समझा दोस्त, बहुत बढ़िया। तो यहाँ और यहाँ तो एकदम सेम हो गई, थर्ड पॉइंट पे बहुत ज्यादा पाई जाएगी। क्यों,
क्योंकि थर्ड पॉइंट पे आप देखो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि सारी लाइन यहीं से निकल रही है। लेकिन क्या इन दोनों पॉइंट से ज्यादा होगी? नहीं, इस पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा गुच्छा अंदर आ रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे बाहर निकल रहा है और थोड़ा कम हो रहा होगा। तो हम ये मानते हैं कम तो होगी पर थर्ड की ज्यादा होगी। फिर हम जैसे जैसे दूर चले गए तो जब 4 पॉइंट पे बात करेंगे तो हम 4 पॉइंट पे कुछ एक ही लाइन ही जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो 4 पे और कम हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ हो जाएगी? 5 पे। क्यों हो जाएगी सर सबसे कम? इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि 5th पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही, 4th पॉइंट पे जा रही है तो एक आधी जा रही है, थर्ड पॉइंट से बहुत सारी जा रही है, लेकिन इतनी भी नहीं जा रही जितनी 1 2 से जा रही है, और 1 2 में सबसे ज्यादा है। पॉइंट 1 और 2 में आपस में पूछे तो इक्वल होगी। ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, क्लियर? इसी कंसेप्ट को आपको आगे रेप्लिकेट करना है। अब हम 3 तरह की मैग्नेट पढ़ेंगे, उन तीनों के मैग्नेट का मैं आपको बेस बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली तरह की मैग्नेट हो गई बार मैग्नेट, जिसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दी। दूसरे तरह का मैग्नेट होगा जिसको आप बोलते हो सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक तार है, ये एक तार है। इस तार को आपने कुछ नहीं करा, एक बैटरी से कनेक्ट कर, ठीक है। इस तार को आपने घुमाया, रिंग 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 रिंग, 2 तार निकाले और किससे कनेक्ट कर दिया। तीसरा भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन उसमें आपने क्या करा कि एक आयरन मटेरियल लिया, ये आपका क्या हो गया, एक लोहे का मटेरियल, आयरन की नेल समझ लो, क्या हो गई ये, आयरन की नेल समझ लो। इसके ऊपर आपने एक कॉइलिंग कर दी कॉपर वायरिंग, और इसको भी कैसे कर दिया। इस चीज को आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस चीज को आप बोलते हो सोलेनॉइड, और इस चीज को आप बोलते हो बार मैग्नेट, जो आपने अभी यहाँ ऊपर। ये तीनों बातें क्लियर है? बार मैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है, ये तीनों बातें समझो और तीनों चीजों को अप्लाई करो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाती है? इनसाइड, इनसाइड जाती है साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ। कोई दिक्कत नहीं मास्टर। ठीक है भाई साहब, कैसे बनते हैं? क्लोज लूप बनते हैं। कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आप बता दोगे। ठीक है भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? हम ये बोलते हैं कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास होता है, क्या बोलते हैं कि करंट जब पास होता है, करंट पास होगा तो क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब भी क्या का पास होगा, करंट पास होगा तो क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक। इस केस में आपने बैटरी लगा दी तो आप क्या, करंट पास होगा? पास होगा। इस केस में बैटरी लगा दी तो करंट पास होगा? पास होगा। बार मैग्नेट के केस में तो कोई करंट की जरूरत पड़ी ही नहीं। ठीक बात। चलिए मुझे एक बात बताइए, किस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगी, कब कब ज्यादा जनरेट होगी? मान लो अगर मैं यहां से करंट बढ़ा दूं, करंट बढ़ा दूंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बोला था जैसे जैसे करंट पास होता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल बढ़ा दूंगा, ठीक है, पोटेंशियल मतलब अगर 2 वोल्ट की और 6 वोल्ट की लगा दूंगा, पोटेंशियल बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ठीक, इधर भी यही चीज होगी, पोटेंशियल अगर बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ जाएगा। वापस इधर आ जाओ, इस पे पोटेंशियल का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी आप दे ही नहीं रहे हो, ये तो एक नेचुरल मैग्नेट की बात चल रही। ठीक है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जनरेट होगी, ऐसे और फिर एक ऐसे। ठीक है, समझ गए? अंदर की तरफ ऐसे बहुत सारे लूप और बाहर की तरफ ऐसे। यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, ये कुछ इस तरह से। समझे दोस्त? इधर भी सेम लगभग ऐसे ही रहेगा, ऐसे और, समझ गए? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ठीक है, ये सब मैग्नेटिक। ठीक है सर, एकदम क्लियर। तो कब कब इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? जब करंट बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तार को ज्यादा ज्यादा कॉइल कर दूं, ज्यादा ज्यादा कॉइल करूंगा तो क्या कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट को मैं ज्यादा ज्यादा बढ़ा रहा हूं, या मैं यूं कह दूं कि उस करंट को फ्लो करने के मैं ज्यादा अवसर दे रहा हूं? ज्यादा अगर मैं उस करंट को फ्लो करने के अवसर दूंगा तो क्या ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? बिल्कुल ज्यादा जनरेट होगी। जितने ज्यादा आप टर्न बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक, इस केस में भी जितने ज्यादा आप टर्न बढ़ाओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक। अच्छा, जितने इन टर्न के बीच की स्पेस कम होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक। क्यों ऐसा? स्पेस कम होगी मतलब पास पास होंगे, स्पेस कम होगी इसका मतलब क्या? स्पेस कम है मतलब ज्यादा कॉइलिंग हो पाएगी। अगर स्पेस कम है, ज्यादा कॉइलिंग हो पा रही है, मतलब क्या हो जाएगी? बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज को अपन ने यहाँ लिखा रखा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, टर्न्स बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या करा था हमने? बस एक यहाँ पर आयरन नेल घुसड़ दी थी। तो क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन नेल से बार बार कांटेक्ट में आएगी
तो धीरे धीरे क्या होने लगे ना कि ये आयरन नेल अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? कंटिन्यूअसली ये मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन नेल को टच करती रहेगी, टच रहेगी, टच करती रहेगी। इससे क्या होगा, अब उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर, आयरन नेल के। तो इससे आप एक टेम्पररी मैग्नेट क्रिएट कर पा रहे हो। समझ में आया? बहुत बढ़िया। लेकिन इन दोनों की रेलेवेंसी कब तक है? जब तक करंट फ्लो कर रहा है। एक बार करंट फ्लो करना बंद हुआ, इनकी रेलेवेंसी खत्म। ठीक है सर, यही बात अपन ने यहाँ पे भी लिख रखी है कि एक टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही इलेक्ट्रिक करंट का आपने रोल है, पोटेंशियल आप बदल सकते हैं। टर्न्स वाली बात हो ही गई, लेंथ हो गई। बहुत बढ़िया, डिफरेंस समझ लो। अच्छा, क्या इसके पोल्स चेंज किए जाते हैं? कभी पोल नहीं चेंज कर सकते। इसका साउथ पोल जो है वो फिक्स है और ये खुद को अलाइन भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करोगी। पोल कैसे बदल लोगे? तो इसका नॉर्थ और साउथ आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसका बदल सकते हो, इसका बदल सकते हो। मास्टर कैसे बदलेंगे? देख भाई, मान ले तेरी ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तेने बैटरी को अभी लगाया था ऐसे, ठीक है। एक बार था पॉजिटिव इधर और एक बार नेगेटिव। तू क्या कर, तू कुछ मत कर, इस बैटरी को उल्टा कर दे। इस तरफ अब नेगेटिव कर दे और इस तरफ क्या कर दे, पॉजिटिव। तेने यहाँ पर नेगेटिव रखा था पहले, यहाँ पॉजिटिव रखा था, अब यहाँ कर दिया नेगेटिव। जब तेने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज आएगी। इस सोलेनोइड के अंदर पोलरिटी, पोल चेंज हो जाएंगे। अगर पहले इस केस में यहाँ नॉर्थ आ रहा था, यहाँ साउथ आएगा, तो अब इस केस में यहाँ साउथ आ रहा था, यहाँ नॉर्थ आएगा। समझ में आया? तो आप बैटरी की पोजीशन चेंज करके पोल्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो। और ये चीज यहाँ पे भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम ही लागू हो रहा है। बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी तो पोल्स पे पोजीशन। क्या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है? यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। क्या ये परमानेंट है? हाँ जी परमानेंट है। आप 12 महीने पड़े रखो, सालों साल पड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ परमानेंट है, ये टेम्पररी है, ये भी टेम्पररी। इसमें वायर का टर्न किया गया है, बस एक कॉपर वायर को आपने ऐसे ऐसे घुमा के रख दिया, कॉपर वायर को ऐसे 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 घुमा दिया और बैटरी से कनेक्ट। जबकि इस केस में आपने एक आयरन नेल के ऊपर, एक कील के ऊपर उसको घुमाया है। ठीक है, ये भी इंड्यूस है, मतलब आपने बनाई है। ठीक है, प्रोड्यूस आर्टिफिशियली डेवलप, यूज मतलब आर्टिफिशियली डेवलप, ये भी इंड्यूस्ड है। पर ये कैसी है? नेचुरल, अपने आप बनी। समझ में आ गई बेटा? तो बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। क्या होता है बार मैग्नेट, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, अंदर क्या बाहर क्या। मैग्नेटिक कंपास का क्या काम है? दो काम, एक तो डायरेक्शन बताना, दूसरा क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस बताना। किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक खुद को अलाइन करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, किस किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगी, क्या क्या फैक्टर होंगे, बता दोगे। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? फाइनल ये बात बता दो। क्वेश्चन आपको 3 तरह के पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वही कि पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शंस देखिए कि क्या होगी भाई साहब। वेक्टर बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? इस सोलेनोइड के अंदर क्या पोलैरिटी चेंज कर देंगे, मतलब बैटरी की अगर हम बैटरी की अगर हम चार्ज चेंज कर देंगे, चार्ज की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या पोलैरिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल। क्या ये वार मैग्नेट के अंदर हो सकता है? बिल्कुल। समझ में आ गई तीनों बातें? बहुत बड़ी क्लियर है। ठीक, आपको केस पिक्टोरल मतलब केस बेस्ड भी आ सकते हैं क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको इमेजेस मिल जाएगी और इस इमेजेस के अंदर आपको डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, या आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि किस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की है कि किसकी है, किस मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड कैसी होती है वो पता लगाना पड़ेगा, कहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगाना पड़ेगा, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पता लगाना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट में आपको बता दे रहा हूँ। नोट ये है कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट मैग्नेटिक मैग्नेट बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू सोलेनोइड, या सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट सेम ही होगी। दोनों के अंदर लूप बनेंगे, दोनों के अंदर सर्कुलर लूप बनेंगे, अंदर वही नॉर्थ से साउथ, बाहर वही साउथ से, मतलब अंदर वही साउथ से नॉर्थ, बाहर जो है साउथ। ठीक है दोस्त, क्लियर है सारी बातें? मुझे लगता है इस मामले को आप नहीं खत्म कर सकते। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्यों मेरा दिल धड़क धड़क के ये बात कह रहा है। ये बेटा सारे आप समझ, जितने भी पॉइंट्स है
या आप कोशिश करिएगा, एक बार देखें, कोशिश करिएगा और क्वेश्चन लगाएं, कंसेप्ट सभी में ये लगेगा, क्वेश्चन अब आपको लगा। रिवीजन के लिए इतना बेस्ट था, बढ़िया था, आनंद, सारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं कंसेप्ट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब ये देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर से क्या चीज आ रही है। तो आज जो केमिस्ट्री के अंदर चीज आ रही है उसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत मेरे अंदर मन में ये बात जाग रही है कि शायद ये क्वेश्चन 100% आ जाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। चार बातें हैं, एक तो आपका कॉस्टिक सोडा, एक बेकिंग सोडा, एक अपना बेकिंग पाउडर और एक ब्लीचिंग पाउडर और एक वॉशिंग सोडा। ये चार चीजें, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये चार बातें आपको छोड़नी ही नहीं। चारों कंफ्यूजिंग है, सब में पाउडर पाउडर, सब में सोडा सोडा लगा हुआ है, तो 12 बज जाती है दिमाग। समझो होगा क्या। आपने क्या करा, नमक लिया, नमक कौन सा सर, घर का नमक लिया, उसमें पानी मिलाया। घर के नमक में जैसे आपने पानी बनाया तो एक रिएक्शन हुई, उसमें आपको NaOH मिला, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला। क्या सर ये जनरली हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। कैसे होगा सर? एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। सर किस फॉर्म में एनर्जी देंगे? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी देंगे। उसी चीज को हम क्या बोल देंगे? उसी चीज को मास्टर आप बोल दोगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो आप क्या बोल दोगे? यानी आपने क्या करा, नमक लिया, वही जैसे अपन ने पहले पिछली क्लास में नमक लिया था ना, यहाँ मैंने क्या करा, नमक लिया NaCl और इसमें पानी मिला दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो शब्द दिख रहा है ना ब्राइन, ब्राइन, इस पे स्टार मार्क कर लो। NaCl प्लस H2O के सॉल्यूशन को ही आप क्या कहते हो? ब्राइन। इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए, ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, आपको एक बात देखने को मिलेगी, एक इलेक्ट्रोड पे जिसको आप बोलते हो एनोड, आपको एक गैस निकलती मिलेगी जिसका नाम है क्लोरीन। आपको दूसरे इलेक्ट्रोड जिसका नाम है कैथोड, कैथोड पे आपको एक गैस निकलती मिलेगी जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक, ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, याद करो। एनोड पे निकली थी ऑक्सीजन, याद करो कैथोड पे निकली थी हाइड्रोजन, फिर हम कैंडल लाए थे। बताओ चलो कमेंट बॉक्स के अंदर, पॉप साउंड ऑक्सीजन के केस में आ रहा था या हाइड्रोजन के केस में आ रहा था? तो याद रखोगे, आपने बैटरी लगाई, NaCl और H2O को इलेक्ट्रोलिसिस किया, मतलब एनर्जी दी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। जब एनर्जी दी तो यहाँ जो क्रिएट हुआ उसको आपने बोला NaOH। दो गैसेस बनी, एक गैस बनी क्लोरीन गैस, एक गैस बनी हाइड्रोजन गैस, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे बन गई। यहाँ पे जो बना उसको आपने क्या बोल दिया? Na। इस NaOH का ही स्कूल का नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इसी को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हो, और इसी का स्कूल का नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2। ठीक है सर, क्या Cl2 और H2 की कोई रिलेवेंसी है? हाँ रिलेवेंसी। उससे पहले एक बात समझो, ये जो रिएक्शन आपने कराई ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इस रिएक्शन को ही आप क्या कह देते हो? क्लोर अल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया बेटा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ब्राइन को आपको कुल मिला के, ब्राइन सॉल्यूशन को आपको इलेक्ट्रोलाइज करना है। एक गैस आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, एक को क्लोरीन मिल जाएगी, नीचे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको कॉस्टिक सोडा का मिल जाएगा। ठीक है, क्या सर क्या यूज है इस कॉस्टिक सोडा के? बेटा बहुत सारे यूज है, जैसे सोप इंडस्ट्री में इसका यूज है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है, ठीक है, अलग अलग मेटल को प्रोसेस करने में इसका यूज है। ये सारी बातें हमने यहाँ लिख रखी, ये सारी भाई सोप, पेपर, मेटल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रटना पड़ेगी आपको। अच्छा सर क्लोरीन का कोई रेज है सर, स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं तो क्लोरीन का पानी होता है, इसलिए क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है। बहुत बढ़िया, तो ये डिसइंफेक्टेंट है। PVC पाइप और वाटर ट्रीटमेंट, तीनों में ही इसके यूज देखे जाते हैं। हाइड्रोजन का, सर हाइड्रोजन फ्यूल है, ठीक है, अभी हाइड्रोजन फ्यूल बन रहा है, देश जो है हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ देख रहा है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ। अमोनिया एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके जगह जगह पर यूज आपको देखने को, ठीक है। तो अमोनिया बनाना, फ्यूल बनाना, हाइड्रोजनेशन, इन सभी में किसकी रिलेवेंसी? हाइड्रोजन। अमोनिया का फॉर्मूला क्या? NH3। NH3 के अंदर आ भी कौन रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रोल अमोनिया बनाने में है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हमको पढ़ना है आगे, और फ्यूल, इन तीनों केस में हमको हाइड्रोजन का रोल देखने मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गई इतनी बात। अब एक चीज आई जिसका नाम आपने बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेटा यहाँ प्रोसेस ही खत्म हो जाती है, क्लोरल्कली प्रोसेस यहाँ खत्म हो जाती है। पिंकी पिंकी कर लेते थोड़ा सा, पिंकी पू, बहुत बढ़िया, ये रटना पड़ेंगे बेटा, बहुत जरूरी है ये। क्लोरीन के यूज, हाइड्रोजन के यूज, वो अलग बात है, तुम्हारे मास्टर को भी आज तक ये याद नहीं हुए, बट तुमको याद करने पड़े। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, जब भी किसी शब्द के पीछे बाई लग जाए तो समझ जाना कि वो बीच में हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बैठा होगा।
बाई शब्द अगर लग जाए, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, तो बाई मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भाई। ठीक, चलो भाई, अब आपको क्या करना है, अभी आपने यहाँ पर एक शब्द बोला अमोनिया, याद है, अमोनिया बनाया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये अमोनिया पकड़ लिया आपने, पकड़ ली था, नमक लाए, पानी लाए, अमोनिया लाए और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पकड़ा, गड़ 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 मिला दिया। मिलाने के बाद आपको एक चीज मिली, उसी को आपने क्या बोल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए आपको कौन कौन लगा, अमोनिया, H2O, CO2 और NH। सर ये अमोनिया कहाँ से आया, ये अमोनिया बेटा यहाँ से आया। अच्छा तो सर क्या ये जरूरी है कि बिना क्लोर अल्कलील प्रोसेस के सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो रेलेवेंसी क्या हो गई, रेलेवेंसी ये हो गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्लोर अल्कलील प्रोसेस से क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस से निकलेगी हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से बनेगी NH3 और इस NH3 का यूज रहेगा NHCO बनाने में। ठीक है दोस्त, तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या हो गई, रेलेवेंसी। बेकिंग सोडे के काम, आप जितनी भी चीजें खाने वाली है जो फूली दिखती है, जैसे पनीर, सॉरी हाँ पनीर, जैसे अपना खमन, ठीक है, उसके बाद अपने ब्रेड, उसके बाद ये सारी चीजों में क्या होता है, खमीर, ये सब चीजों में क्या होता है, हमारे बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्त, हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा एक तो यहाँ मिल जाएगा, दूसरा ये एंटा एसिड की तरह काम करता है। एंटा एसिड मतलब ये समझ लो, जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो, छाती में जलन हो, तो आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा, ठीक है, तो वो आपकी एसिडिटी कम कर देगा, क्योंकि ऐसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जो कि एसिडिटी को क्या करेगा दोस्त, कम करेगा। क्लीनिंग में भी इसका रोल रहता है और डीऑडराइजिंग में भी, बदबू हटाने के का रोल रहता है, खुशबूदार माना जाता है। हो पाएगी सारी बातें, दो चीजें आपको अच्छे से याद करनी, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्त, चलिए सर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, बेटा क्वेश्चन दो तरह के बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है बताओ, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस की रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एक एक्स है, एक्स एक गैस है, उस गैस की रेलेवेंसी, उस गैस की रेलेवेंसी डिसइंफेक्टेंट की है, बताओ वो कौन सी गैस है, आइडेंटिफाई करो गैस का नाम। तीसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा बेटा कि एक्स एक गैस है और उस गैस का रोल हमारे NaHCO3 बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताओ एक्स गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे एक्स गैस हाइड्रोजन है, जो कि पहले क्या बनाएगी, अमोनिया बनाएगी। ऐसे अंदर से कूद कूद के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोलेंगे रिएक्शन लिखो, फिर रिएक्शन का बैलेंस फॉर्म लिखो। ये आ सकता है आपको कि यूजेस बताओ भाई साहब बेकिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के, ठीक है, या फिर आपको ये आ सकता है कि कॉस्टिक सोडा के भी यूजेस बताओ, कॉस्टिक सोडा के भी आप क्या बताओगे। ये कुछ संभावित प्रश्न है, बाकी तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। हाँ प्रिपरेशन जरूर याद रखें, प्रिपरेशन आपको आ सकती है बेकिंग सोडा की, याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा नहीं करना आपको। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के अंदर जो भी क्लोर अल्कली प्रोसेस बना है, जो भी तो नहीं, वहां से अमोनिया ले लिया, इधर से नमक ले लिया, पानी ले लिया, CO2 ले लिया, वो मिला दिया, क्या बन जाएगा आपका दोस्त, NaHCO बन। चलिए दोस्त आ जाते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा मतलब वही तुम्हारा काम करने के लिए, अब धोने के लिए, तो वॉशिंग सोडा आप धोने के लिए यूज करते ही हो, जगह जगह आपने इस बात का नाम सुना होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। मास्टर ये 10H2 मतलब क्या, 10H2 मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, जल्दी सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस करेंगे, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या क्या है डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सी बात ये समझ लो, जब हम जिप्सम भी पढ़ रहे होंगे सेपरेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ाऊंगा। अभी बस आप ये समझ लो कि जिस भी कंपाउंड के पीछे डॉट कुछ H2O लग जाए, डॉट करके कुछ H2O के मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ। सर Na2CO3 बना कैसे, कुछ नहीं, आपने क्या करा था, NaHCO3 था, हाँ सर था, इसी को आप क्या बोल रहे थे, बेकिंग सोडा, इसको आप गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा सर, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। ये Na2CO3 ही आप क्या बोल रहे हो, Na2CO3 ये बोल रहे हो। इस NO2CO3 में आपने 10 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तो पहली रिएक्शन कायदे से ये हो जाएगी, दूसरी ठीक है, पौष्टिक बेकिंग सोडा को आपने गर्म किया, Na2CO3 निकली, H2O निकली, CO2 निकली। इस Na2CO3 का आपने पानी के साथ इंटरेक्शन कराया और बन गए 10 Na क्रिस्टल्स, तो आपने बोल वॉशिंग। अब कुछ नहीं करना दोस्त, वॉशिंग सोडा के काम पढ़ लो। वॉशिंग सोडा जो है वो मतलब पानी को सॉफ्ट करने के काम आता है।
ठीक है, अलग अलग क्लीनिंग एजेंट के तौर पर काम आता है, ठीक है, डिटर्जेंट की तरह काम आ जाता है। तो ये सारे जो सिंपल सिंपल सी बातें हैं ये आपके बनता कैसे है? तो बनता है हीटिंग ऑफ एन, ये आपको यूजेस रटने हैं। हो पाएगा दोस्त, बिल्कुल हो पाएगा मास्टर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज जो केमिस्ट्री के पार्ट से आज ले रहे हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुना ही होगा बेटा, सब एक जैसे लगते हैं, इसके बार बार रिवाइज करना, बार बार इनके यूजेस को ध्यान रखना, यूजेस भी एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर कुछ नहीं, आपने स्लेट लाइन वाली रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? जब व्हाइट वॉशिंग मैंने आपको पढ़ाई थी फर्स्ट डे, तब हमने क्या करा था? हमने कुछ नहीं किया था सर, हमने चूना लिया था, उसमें पानी डाल दिया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, इसको हमने कहा था स्लेट लाइम, क्विक लाइम से बनाया था हमने स्लेट लाइम। बस अब उसी स्लेट लाइम में क्लोरीन गैस डाल दो। सर ये क्लोरीन गैस कहाँ से आई? अरे दोस्त अभी आई ना, ये आई, ये रही ना क्लोरीन। तो क्या सर क्लोर अल्कली प्रोसेस से ही हम NaHCO3 बना सकते हैं और क्लोर अल्कली प्रोसेस से ही हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं? बिल्कुल। क्लोर अल्कली प्रोसेस से निकलने वाली Cl2 को आप कहां से यूज कर लोगे? यहाँ यूज कर लोगे पाउडर बनने में। क्लोर अल्कली प्रोसेस से निकलने वाली हाइड्रोजन को आप कहां यूज कर लोगे? बेकिंग सोडा बनाने। दोनों बातें क्लियर रहेगी। तो आप जब क्लोर अल्कली प्रोसेस लिखो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर ये बात लिखें कि इस हाइड्रोजन का यूज हम बेकिंग सोडा बनाने में लेंगे और क्लोरीन का यूज हम हमारी ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है दोस्त। कैसे बनता है? वही स्लेट लाइम के अंदर आप क्या डाल दो? क्लोरीन डाल दो, CaOCl। यूजेस बहुत आसानी, आप पढ़ लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार, बहुत समझदार हो, सारे यूजेस रटना है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, कर लोगे दोस्त। ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक तो ये वुड पल्प और फैक्ट्री इंडस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट है, कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग मतलब किसी भी चीज के कलर को वापस से हटा देना, मतलब साफ कर देना, उसको आप अभी एक बात, गंदगी हटा देना, साफ, एक क्लींसिंग एजेंट को ही आप क्या बोलते हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्या क्या क्वेश्चन आ जाएंगे मास्टर, ये बता दो फाइनल। बेटा 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, जैसे CaOCl2 इसका नाम क्या, का नाम क्या है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लिया। दूसरा कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ लिया, सोडा का फॉर्मूला। ठीक है, इनके यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक चीज है वो पार्टिकुलर चीज में यूज में काम आती है, बताओ वो एक चीज क्या है। ऐसे इनडायरेक्ट कैसे आ सकता है? एक्स चीज है कोई, उसका यूज दे देंगे और तुमको बताना पड़ेगा कि वो एक्स चीज क्या है, बेकिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, तो इसके लिए यूजेस याद होने चाहिए। ठीक बात। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनके फॉर्मेशन को समझाओ। फॉर्मेशन मतलब अब आपको सारी रिएक्शन है, ध्यान होना है तो आपको क्या, सारी रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आ सकती है, बैलेंसिंग प्लस रिएक्शन लिखने को आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट इन, कोई दिक्कत, बस बार बार उसको पढ़ते चलना। ठीक है दोस्त, ये अपना यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब एक बात समझो, दो चीज होती है, एक होता है सेचुरेटेड कंपाउंड, एक होता है अनसेचुरेटेड। इन दोनों चीजों को हम अभी निपटा लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे तो 33-34 मिनट क्लास हो गई, बढ़ जाएगी क्लास थोड़ी सी, है ना, बढ़ जाएगी, और हमने वादा किया क्लास छोटी छोटी। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को फिर हम लाइट के बाद वाले लेक्चर में लेंगे। जैसे इसके बाद मैंने सोचा है कि जो लाइट का एक ऐसा लेक्चर लूंगा जिसके अंदर सारी ही बातें हो जाएगी, तो फिर आपको लाइट उठा के देखना नहीं पड़े, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या क्या फॉर्मूले, एक बार में सब खत्म है। तो एक बार में सब हम तभी खत्म कर। अच्छा, इससे पहले इसकी जगह एक चीज कर दो, मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मुझे एक बात बता दो, ये मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, इसकी चिंता मत करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ये वाली स्लाइड ऐड कर दूंगा, टाइम बहुत बढ़ जाएगा। एक चीज मुझे बता दो कि अगर हम रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, 2 मिनट रोक के हम रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, जो कि पिछले क्लास का रजिस्टिविटी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था? रजिस्टिविटी है अपोज, ठीक है, अपोज होना फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट का, जबकि रजिस्टिविटी क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये काय पे डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पे, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, और ये डिपेंड करता है एरिया। सर ये तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? हाँ।
सर इसकी यूनिट क्या होती है? सर इसकी यूनिट क्या होती है? इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हो सर आप? सर आप लिख सकते हो आर इन बाय। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? इस तरह की सिंपल सिंपल बातें हैं। अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किससे संबंधित है? ये मटेरियल रिलेटेड है। कैसी है ये दोस्त? मटेरियल। मुझे अनुमान है कि सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी और कोई भी ऐसा संशय, कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। पिछले क्लास का मैंने रिवीजन भी करा दिया, सारी चीजें एकदम कंप्लीट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें इस लेक्चर का अंत यही करना चाहिए। ठीक है, वो भी ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, चिंता मत करना। लाइट के बाद यहाँ से ये वाला पार्ट मैं लाइट के बाद लूंगा। तब तक के लिए सारी चीजों को रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। सारे ही क्लास की लिंक आपको वहां पर पीडीएफ आपको मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, क्वेश्चन लगाइए, सब बनेगा। ठीक है, चलिए, जो जो टॉपिक मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उनके क्वेश्चन जहां से भी मिले और क्वेश्चन लगाते चलिए। आपके कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो रहे हैं, और क्वेश्चन लगाएंगे आप, और क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे बेटा, यही मिलेंगे क्वेश्चंस, और कुछ भी नहीं मिलने वाले। घुमा घुमा के भाषाओं में यही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बिंदास क्वेश्चन लगाइए, अपने कंसेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो ही रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर यहाँ हो ही रहे हैं। मस्त रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं हमारे चौथे तीर के साथ, अंतिम प्रहार के।